तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल आरके टीच एमपी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 12वीं वाले छात्रों के लिए विषय अर्थशास्त्र का जो कि प्रश्न बैंक यूनिट 3 और यूनिट 7 का प्रश्न लेके आ चुका हूँ, प्रश्नों के सलूशन को, जो कि दोस्तों आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों इनके साथ साथ प्रश्न बैंक के हम उत्तर भी आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों यूनिट 3 और यूनिट 7 का क्वेश्चन आंसर दोनों हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यूनिट 3 का, जो कि यूनिट 3 का है, यूनिट 3 से आपके 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 3 अंक वाला प्रश्न एक ठो रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए यूनिट 3 का। तो यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न यूनिट 3 में, उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो दोस्तों उत्पादन फलन से क्या आशय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है, जबकि तकनीकी यानी की स्थिति दी हुई हो। वाटसन के अनुसार किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब जहाँ L श्रम है और K पूंजी है और Q वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पादन किया जा सकता है। तो अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा लिखा है कि अल्पकाल को समझाइए। तो अल्पकाल को समझाइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ने के लिए केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में ही वृद्धि की जा सकती है। आगे देख लेते हैं, स्थिर साधनों की मात्रा में नहीं की जा सकती, क्योंकि स्थिर साधनों की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम समय होता है। अल्पकाल में वस्तु की कीमत के निर्धारण में केवल मांग पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ और पेन निकाल के बैठ लीजिए, रफ में नोट कर लीजिए सही प्रश्नों के आंसर को अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है दीर्घकाल के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घकाल के अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधनों के साथ साथ स्थिर साधनों की मात्रा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल अवधि में स्थिर व परिवर्तनशील साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो कि लिखा है पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। साधनों में इस
साधनों में इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप चलते हैं यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन का हो जाएगा उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। अल्पकाल में कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि किए जाने से बढ़ता है। अब सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे तरीके से। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कुल लागत से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों कुल लागत से क्या अभिप्राय है, अब आप इसका उत्तर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल लागत से अभिप्राय किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाले विभिन्न व्ययों खर्चों के योग से है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत में भी वृद्धि होती चली जाती है। कुल लागत दो प्रकार की होती हैं, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत। इसका सूत्र देख लीजिए दोस्तों। सभी प्रश्नों के आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका यूनिट 7। तो यूनिट 7 से आपके कुल 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं बताया कि यूनिट 3 से भी आपके 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 7 से भी आपके 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सही प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, प्रश्नों के आंसर को। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे यूनिट 7 का पहला प्रश्न देख लीजिए, मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो मुद्रा का अर्थ समझाइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित हो रहती हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देख लेते हैं प्रश्न 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु या सेवा से सेवा के बदले दूसरी वस्तु अथवा सेवा का लेन देन किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। विनिमय की इस पद्धति में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एक गाय के बदले एक बोरा अनाज। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 का देख लीजिए, जो कि मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। तो दोस्तों मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की मांग से आशय व्यक्तियों के द्वारा नगद तरल द्रव्य रूप से मुद्रा की मांग करना। मुद्रा की मांग का संबंध ब्याज की दर से होता है। व्यय द्रव्य मुद्रा की कितनी मात्रा लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं, यह ब्याज की दर पर निर्भर करता है। यदि बैंक के द्वारा जमाओं पर अधिक ब्याज दिया जा रहा है तब लोग अपने पास कम मात्रा में नकद रखना पसंद करेंगे, अर्थात कम मुद्रा की मांग करेंगे। यदि लोगों के द्वारा बैंक में कम मुद्रा जमा की जाती है, यानी बैंक के पास लोगों को ऋण देने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी, जिससे ब्याज की दर बढ़ जाएगी
तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर लोगों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर पर कम मुद्रा की मांग की जाएगी। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। तो मुद्रा की पूर्ति को समझाना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत लोगों के पास कुल चलार्थ कैसी तथा लोगों की बैंकों में कुल मांग जमा राशियों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। केंद्रीय बैंक या कोषालय में रखी गई नगद मुद्रा व्यापारिक बैंकों की बजाय वह नगद मुद्रा जो उन्हें अपने पास तथा केंद्रीय बैंक के पास रखने अनिवार्य है तथा केंद्रीय बैंक की न देने योग्य मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति से आशय उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो उस समय बिंदु पर चलन में होती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत दो तत्व शामिल हैं, चलार्थ अर्थात सिक्के एवं कागजी नोट तथा वह मांग जमाएं जो चेक के द्वारा चाहे जब निकली जा सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जो कि प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए केंद्रीय बैंक का अर्थ। तो किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शिखर बैंक होता है। देश के अन्य बैंक इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट निर्गत करने का एकाधिकार प्राप्त है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। आगे देख लीजिए, केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिससे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों